है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, ये देखिए जो डीएलएड का आपका सेकेंड सेमेस्टर है ना, इस सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका पहला पेपर होता है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, यानी मैं कहूँ तो एजुकेशन 3। क्या? एजुकेशन 3। तो एजुकेशन 3 में आपके टोटल जो बहुविकल्प क्वेश्चन है वो 15 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 15 पूछे जाते हैं। यानी इस वीडियो में मैं आपको 15 मार्क्स जो है वो पक्का कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। पूरी किताब का निचोड़, आपकी जो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है, तो पूरी किताब का निचोड़ मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। इस वीडियो के सारे ऑब्जेक्ट अगर आपने देख लिए तो विश्वास करो मेरा, 15 में से 15 विकल्प आपके सही होने की पूरी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिए। ठीक है, तो अब बिना किसी की देरी के हम करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। देखो आज का हमारा जो टारगेट है वो इस वीडियो में 50 लाइक का है। कम से कम देखिए डीएलएड मेरे साथियों, आप सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो लगभग 2 से 3 लाख बच्चे हर बार डीएलएड करते हैं। तो 50, सिर्फ 50 लाइक की मैंने बात की है। ठीक है, ज़्यादा मैंने आपको टारगेट नहीं दिया। 50 लाइक तो आप कर सकते हो, अपने बड़े भाई समझ के आप 50 लाइक करिए। यानी एक स्टूडेंट 1 लाइक करेगा तो 50 स्टूडेंट 50 लाइक कर देंगे। तो चलो यहाँ पे मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट बोलता हूँ। देखो, हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आप अपना संघर्ष जारी रखिए, आपकी अवश्य जीत होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, आप बने रहिए लास्ट तक। देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है? आंग्ल भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, ग्रीक भाषा का है या लैटिन भाषा का है? ठीक है, तो अगर हम एजुकेटम शब्द किस भाषा की बात करें तो ये लैटिन भाषा का हो जाएगा। यानी डी वाला हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एजुसियर का अर्थ है। तो एजुसियर का क्या अर्थ है? निकालना है या विकसित करना है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। अगर हम एजुसियर की अर्थ की बात करें तो देखो इसका अर्थ जो होता है वो निकालना भी होता है, विकसित करना भी होता है। इसका मतलब हम जा सकते हैं सी ऑप्शन के साथ। हमारा जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, कथन किसका है? सुकरात का है, प्लेटो का है, टैगोर का है या विवेकानंद का है? मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा विवेकानंद का। ठीक है, विवेकानंद जी का है ये कथन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? सुकरात का है, पेस्टोलॉजी का है, रूसो का है, अरविंद घोष का है? तो किसका है ये आपको बताना है। तो देखो, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है, ये कहा है पेस्टोलॉजी का कथन है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कथन को आप याद रखिए। ये जो कथन है ये बहुत ही अच्छा कथन है और कई बार पेपर में ये पूछा जा चुका है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। कथन किसका है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है, अरस्तु है, महात्मा गांधी है या शेक्सपियर है? तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये कथन अरस्तु जी का है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है आपका। हाँ, आपको एक बात और बता दूं मैं, ये जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका चल रहा है ये शिक्षा की संकल्पना। तो ये शिक्षा की संकल्पना जो चैप्टर है उसके ये ऑब्जेक्ट मैं आपको करा रहा हूँ। जो भी चैप्टर आता जाएगा मैं उस चैप्टर का आपको नाम बताता चलूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा है, शिक्षा क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया है या फिर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है या उपयुक्त सभी है? तो ये तो बिल्कुल सरल सा आंसर है। शिक्षा जो है विकासात्मक प्रक्रिया भी है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया भी है, सतत प्रक्रिया भी है। इसका मतलब उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पे एक नहीं है तो नहीं वाला आपको पहचानना है। ठीक है, क्या नहीं है? चरित्र विकास है, व्यवसायीकरण है, ज्ञान अर्जन है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास है।
तो देखो यहाँ पे जो शिक्षा है, शिक्षा का उद्देश्य भाई चरित्र निर्माण तो है, ज्ञान का अर्जन करना भी है और अंतर्निहित शक्तियों का विकास भी करना है, लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है व्यवसायीकरण, तो ये नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षा की विशेषता है। तो औपचारिक जो शिक्षा है उसकी विशेषता क्या है? यह शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती, औपचारिक की बात हो रही है, यह शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती, स्थान निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, उपयुक्त सभी। अब देखो औपचारिक शिक्षा है, ठीक है, और औपचारिक शिक्षा में स्थान भी निश्चित होता है, समय भी निश्चित होता है, ठीक है, और ये जो शिक्षा है वो नियमित समय के लिए होती है, जीवन पर्यंत नहीं होती। जैसे आप किसी क्लास में एडमिशन लेते हो किसी कक्षा में और रेगुलर स्कूल पढ़ने जाते हो, तो वो औपचारिक शिक्षा है, एक निश्चित समय में और निश्चित स्थान पर। तो ऐसा क्या जीवन भर चलता है? नहीं चलता है, तो इसलिए ये भी कथन सही है, तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी वाला सही है। अगला देखो, अगला जो हमारा ऑप्शन है कि अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं। तो अनौपचारिक जो शिक्षा है उसके अभिकरण जो हैं वो कौन से हैं? देखो परिवार है, राज्य है, समुदाय है, उपयुक्त सभी है। तो अनौपचारिक शिक्षा तो आप कहीं पे भी किसी से भी ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। तो परिवार भी है, राज्य भी है, समुदाय भी है, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखो 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कह रहा है, 10वां क्वेश्चन देखिए आप, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं। तो भाई कौन कौन से हैं? देखो परिवार है, राज्य है, समुदाय है या विद्यालय है। तो औपचारिक शिक्षा के जो अभिकरण हैं आपके हिसाब से क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो आपको पता है भाई औपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है? निश्चित समय में है, निश्चित स्थान पर। कहाँ मिलती है? विद्यालय में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आत्मानुभूति उद्देश्य है, क्या है? सामाजिक है, व्यक्तिक है, सांस्कृतिक है या राष्ट्रीय है? एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका वैयक्तिक। क्या हो जाएगा? वैयक्तिक। चलते हैं, देखिए 11 ऑप्शन हमने इसमें पढ़ लिए। अब देखो अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा का घटक है। तो दूरस्थ शिक्षा का क्या घटक है? मुफ्त अधिगम है, पत्राचार शिक्षा है, मुफ्त शिक्षा, उपयुक्त सभी है। तो दूरस्थ अगर हम शिक्षा की बात करें तो ये मुफ्त अधिगम तो है, पत्राचार शिक्षा भी है और मुफ्त शिक्षा भी है, इसलिए चौथे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ये सभी सही हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित नहीं होता। देखो अनौपचारिक है, ध्यान से रखना, ध्यान से समझना मेरी बात। स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्र होती है, ये सभी। तो देखो इसका मतलब क्या कह रहा है? हाँ, अनौपचारिक जो है वो उसका स्थान निश्चित नहीं है, आप कहीं पे भी ले सकते हो, किसी मोहल्ले में ले सकते हो, किसी कोने पे ले सकते हो, किसी चौराहे पे ले सकते हो, कहीं किसी शहर में ले सकते हो, है मर्जी चाहे जहाँ पे भी आप किसी से वार्तालाप करो तो वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा। इसका जो समय है वो भी निश्चित नहीं होता, ये स्वतंत्र होती है, ठीक है। तो इसके साथ चले जाएंगे हम, डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो शिक्षा जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है, बहिमुखी शक्तियों का विकास करना है, शारीरिक विकास करना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका भी आंसर निकाल लिया होगा। शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सारे के सारे क्वेश्चन देखो बीटीसी में आए हुए हैं, बीटीसी का ही नाम बदल के अब डीएलएड हो गया है। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। तो जो दूरवर्ती शिक्षा है उसको क्या कहते हैं? पत्राचार शिक्षा कहेंगे या दूरस्थ शिक्षा कहेंगे या स्वतंत्र अध्ययन कहेंगे या उपयुक्त सभी कहेंगे? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो दूरवर्ती शिक्षा को हम पत्राचार शिक्षा को ही दूरवर्ती शिक्षा बोलते हैं, दूरस्थ शिक्षा को दूरवर्ती शिक्षा और स्वतंत्र अध्ययन को ही दूरवर्ती शिक्षा कहते हैं। तो इसलिए डी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। तो शिक्षण के कौन कौन से 3 केंद्र बिंदु हैं? पहला ऑप्शन है अध्यापक है, बालक है और पाठ्यक्रम है। दूसरा ऑप्शन है विषय अध्यापक श्यामपट्ट। तीसरा है पुस्तकें बालक अध्यापक। चौथा है बालक बालिकाएं और अध्यापक। तो आपको बताना है, ठीक है। शिक्षण के जो हैं वो 3 बिंदु हैं।
तो 3 बिंदु आपके कौन से हैं ये आपको करेक्ट बताना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो पहला जो बिंदु है वो है अध्यापक, ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप टीचर, यहाँ पे लिख दो जो छात्र है स्टूडेंट है, और यहाँ पर पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये 3 है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। तो शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली क्या चीज़ बना देती हैं? चित्रकला है, विज्ञान है, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ हैं, या फिर लेखन की कला है। तो देखो यहाँ पे शिक्षण है, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। कौन बना देती हैं? शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। तो पाठ योजना का निर्माण किस लिए आवश्यक है? छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, या छात्रों को भटकाने से बचाने के लिए, या फिर शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, या शिक्षण को क्रम योजनाबद्ध करने हेतु। तो पाठ योजना का निर्माण इसीलिए आवश्यक है, जो आपका शिक्षण है ना, तो शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है, देखो बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा होता है, उसका शारीरिक विकास करना भी है, ठीक है, मानसिक विकास करना भी है, और सांवेगिक विकास भी करना है। इस प्रकार सर्वांगीण विकास करना है बच्चे का, इसलिए हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भाई प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है कहाँ से? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, या युवा अवस्था से। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, ये बाल्यावस्था वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। यह कथन है, तो यह कथन किसका है ये पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी का है, स्वामी विवेकानंद का है, एडिसन का है, या रविंद्रनाथ टैगोर का है। तो ये जो कथन है वो है रविंद्रनाथ टैगोर का। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, इस चैप्टर का जो अंतिम प्रश्न है वो कह रहा है शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यहाँ पे त्रिध्रुवीय लिखा है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से, ये लिखा है त्रिध्रुवीय, त्रिध्रुवीय शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? एडम्स का है, या फिर कमेनियस का है, या जॉन डीवी का है, या फिर रॉस का है। तो देखो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर बता दें, ये जॉन डीवी का है। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है, लेकिन जब एडम्स आ जाए तो इसमें द्विध्रुवीय बताया है। तो आपको द्विध्रुवीय भी याद रखना है और त्रिध्रुवीय भी याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारा देखो पहला वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे दूसरे चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। क्या चैप्टर का नाम है? प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। तो चलिए प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि की ओर अपने लोग चलते हैं, ठीक है। चलो अगला जो चैप्टर है उसको शुरू करने से पहले आपको फिर से एक मोटिवेशनल कोट सुनाते हैं, जिससे कि आपको जो है मन पढ़ाई में लगा रहे। देखिए शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। तो इसका मतलब ये है कि आप शोर मत करो, आराम से अपनी तैयारी करिए, गंभीरता से तैयारी करिए, और जब वक्त आए, पेपर आए, तो आप उस पेपर की धज्जियाँ उड़ाइए, डीएलएड के पेपर की, और 90+ मार्क्स के साथ। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न 15 मार्क्स आपको पक्का करना है इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई? 2 स्तर, 3 स्तर, 7 स्तर, या 5 स्तर? तो इसका जो करेक्ट है वो आंसर है वो है 2 स्तर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा भाई कि गांधार है, गांधार राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये देखो मिथिला है, केकय है, तक्षशिला है, और इनमें से कोई नहीं। तो जो गांधार है, गांधार राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ पे थी? वो तक्षशिला में थी, ठीक है। दूसरे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहाँ है? तो ये तो सब बच्चों को पता होगा कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहाँ पे? ये अयोध्या में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है देखो, इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है। उपनयन का अर्थ है,
तो उपनयन का क्या अर्थ होता है? नयन या जाना या संस्कार। देखो उपनयन का जो अर्थ होता है वो होता है पास ले जाना। क्या होता है? पास ले जाना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखिए मैं आपके बहुत ही कम समय में पूरी किताब के जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन हैं सारे करा दूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। देखो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा समाप्त होने का कौन सा संस्कार होता है? उपनयन, समावर्तन या जीवनचर्या या इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखो बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर जो संस्कार किया जाता है वो समापवर्तन संस्कार होता है। समापवर्तन में ही लिखा है समाप्त, ये ध्यान रखना, समाप्त यानी समापवर्तन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के लिए उपलब्ध थी क्या? वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र या सभी जाति वर्गों के लिए बौद्ध काल में जो प्राथमिक शिक्षा थी वो किसके लिए उपलब्ध थी? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो भैया सभी जातियों के वर्गों के लिए थी, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप समझो। देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है भाई कि बौद्धकालीन उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित था? तो 4 ऑप्शन है, मानवीय एवं दैवीय, धार्मिक एवं लौकिक, सामाजिक एवं आर्थिक, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्धकालीन उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित था? तो वो था धार्मिक एवं लौकिक। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है नालंदा किस काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है? तो नालंदा आपको बताना है, नालंदा किस काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है? बौद्धकालीन शिक्षा, जैनकालीन शिक्षा, मुगलकालीन शिक्षा और गुप्तकालीन शिक्षा। तो इसमें हो जाएगा बौद्धकालीन शिक्षा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद साहब ज्ञान को किसका आधार मानते थे? शिक्षा का, निजात यानी मुक्ति पाने का, इस्लाम का या ज्ञान का? तो जो मोहम्मद साहब थे वो किसको मानते थे? वो मानते थे निजात को। निजात का मतलब क्या होता है? मुक्ति पाने को। मोहम्मद साहब जो थे वो ज्ञान को किसका आधार मानते थे? निजात को मानते थे, यानी मुक्ति पाने को। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है संघ में प्रवेश के बाद छात्र कहलाता था। तो संघ में जब प्रवेश हो जाता था तो छात्र क्या कहलाता था? श्रमण, सामनेर, दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो श्रमण भी हो जाएगा, सामनेर यानी दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक बात हम आपको बता दें, डीएलएड में बहुत से स्टूडेंटों की बैक लगती है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है आपकी बैक ना लगे। एक बार जिस स्टूडेंट की बैक लग जाती है तो समझो उसका डीएलएड 2 के 3 साल में कंप्लीट होता है। तो और एक बात और बता दूं, ये जो डीएलएड का जो सेकेंड सेमेस्टर है ना, यही सबसे कठिन है, बकाया आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस सेमेस्टर में थोड़ी मेहनत कर लो आप। अभी तक आपने मेहनत नहीं करना शुरू की है तो मेहनत कर लो, पेपर तो हो ही जाएंगे। ये चिंता ना करो कि पेपर कब होंगे। देखो लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में कब नियुक्त हुए? पहला ऑप्शन है 1 जून 1830, दूसरा ऑप्शन है देखिए 11 मई 1845, तीसरा है 12 मार्च 1850, चौथा है डी ऑप्शन है 10 जून 1834। तो करेक्ट आंसर बताना है लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में कब नियुक्त हुए थे? वो हुए थे 10 जून 1834 में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। बेंटिंग ने ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की? 7 मार्च 1835, 2 मार्च 1838, 5 मार्च 1833 या 3 अप्रैल 1834। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 7 मार्च 1835। यानी बेंटिंग ने ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की जो घोषणा की थी वो 7 मार्च 1835 में की थी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था में, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी या शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी या शिक्षा पर राजा का नियंत्रण था या शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी?
तो देखो, अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल आपने अच्छे से पढ़ा है। वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो शिक्षा पूर्ण रूप से क्या थी, निःशुल्क थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थीं, कैसी थी, श्रवण, मनन या निध्यासन। बी ऑप्शन है खेल विधि, सी ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो श्रवण, मनन और निध्यासन, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। अब यहाँ पे बौद्ध शिक्षा की बात हो रही है, तो बौद्ध शिक्षा में क्या है, नालंदा है, गया है, गुजरात है और बंगाल है, 4 ऑप्शन है। तो जब भी बौद्ध शिक्षा की बात हो तो नालंदा, किसकी याद आनी चाहिए आपको, नालंदा शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, नालंदा था। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। तो बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 माह 2 दिन का, 3 माह 3 दिन का, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का, 1 माह 2 दिन का। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको पता होगा, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। अगला क्वेश्चन है, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, आकलैंड ने, एडम स्मिथ ने, मैकाले ने या न्यूटन ने। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, मैकाले। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, छनाई का सिद्धांत, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, प्रकृतिवाद पे, आदर्शवाद पे, समाजवाद पे या व्यवहारवाद पे। तो देखो, जो वैदिक कालीन यानी गुरुकुल शिक्षा जो थी वो भाई थी आदर्शवाद पर आधारित। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, शासकीय उदासीनता है या उपयुक्त सभी है। तो देखो, यहाँ पे प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव भी है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी है, शासकीय उदासीनता भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है और फारसी है। तो ये भी आपको पता है कि संविधान में किस भाषा को, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था, उपनयन था, उपसंहिता था, प्रवज्जा था या बिस्मिल्लाह था। तो भाई जहाँ पे भी वैदिक काल की बात आए तो वैदिक शिक्षा में जो था वो उपनयन संस्कार था। वैदिक शिक्षा में क्या था, उपनयन संस्कार। नेक्स्ट है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। तो जो मदरसों में शिक्षा का माध्यम था वो क्या था, अरबी था, उर्दू था, फारसी था या संस्कृत था। तो इसका क्या था, अरबी। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी आप समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा है वो किससे संबंधित है, रामायण से, वेदों से, कुरान से या बाइबल से। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा है सीधे सीधे वेदों से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कह रहा है राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई। पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, दूसरा ऑप्शन है बालक के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, डी ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी, किससे संबंधित थी, उच्च शिक्षा से, मध्य माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से।
तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें देखो जो राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ हैं वो उच्च शिक्षा से संबंधित थी। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछा जाता है। तो जब भी राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियों की बात आए तो उच्च शिक्षा आपको ध्यान रहना चाहिए। अब देखो वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था कब? 19 जुलाई 1854, 2 फरवरी 1835, 24 नवंबर 1839 और 7 मार्च 1835। अगर हम वुड के आज्ञा पत्र की बात करें तो 19 जुलाई 1854 हो जाएगा। अब देखो 1854 तो आपको याद है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको 19 जुलाई भी याद करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेपर में 1854 कई बार दे देगा, 3 ऑप्शन में भी दे देगा, लेकिन यहाँ पे जो डेट है ना ये भी दे देगा साथ में, किसी में दे देगा 7 जुलाई, किसी में 9 जुलाई, किसी में 19 जुलाई, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए 19 जुलाई 1854 आपको याद रखना है। देखो निस्यंदन सिद्धांत फिर से आ गया, मैंने कहा था ना ये कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है। निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पे देखो निस्पंदन लिखा है, इसे निस्यंदन बोलते हैं। हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने या फ्रांसिस ने? तो ये तो मैकाले का है, बिल्कुल आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जो मैकाले है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? सन 1835 में, 33 में, 31 में या 54 में? तो देखिए इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1835 याद रखना मैकाले का अपना प्रतिवेदन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षण विधा थी, कैसी थी? बाल केंद्रित थी, शिक्षक केंद्रित थी, पाठ्यक्रम केंद्रित थी या पाठ्य पुस्तक केंद्रित थी? तो देखो प्राचीन काल की अगर हम बात करें, प्राचीन काल में गुरुकुलों में पढ़ना आसान नहीं होता था, वहाँ रूल बहुत सख्त होते थे। तो ये क्या थी? शिक्षक केंद्रित थी। क्या थी? शिक्षक केंद्रित। लेकिन आज के समय में जो शिक्षा हो गई है अपनी, ये बाल केंद्रित है। अगला देखो, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है। तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का जो आशय है वो क्या है? विद्या है, ज्ञान है, बोध तथा विनय है या फिर उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा जो है वो विद्या भी है, ज्ञान भी है, बोध और विनय भी है, इसलिए उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्धिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो बौद्धिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ज्ञान अर्जित करना था, मूल विकसित करना था, निर्वाण की प्राप्ति थी या बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना था? तो देखो यहाँ पे हो जाएगा निर्माण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति यानी जो बौद्धकालीन शिक्षा था उसका प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ कब हुआ? 1854, 1856, 1855 और 1864। ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी निकला है जस्ट, तो ये आपको ध्यान होगा 1854। तो कुल मिला के आपका जो चैप्टर था ये भी कंप्लीट हुआ। अगला जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा शैक्षिक विचारधारा। अब शैक्षिक विचारधारा में कौन कौन होंगे? देखो भारतीय आदर्शवाद की बात करें तो भारतीय आदर्शवादी होंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, महात्मा गांधी और महर्षि दयानंद। अगर हम विदेशी की बात करें तो विदेशी में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, पेस्टोलॉजी। ये सब हम अब अगले वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं शैक्षिक विचारधारा में। तो चलिए, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। चलिए, ये देखो जो चैप्टर है ये शैक्षिक विचारधारा का है, ठीक है। चलिए आपके लिए अब मोटिवेशनल एक कोड और सुनाते हैं। चलिए देखिए, हार कर भी देख लिया फिर किस बात का गम है। हार कर भी देख लिया फिर किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। तो चलो अब पढ़िए अगला चैप्टर। कह रहा है ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड को विचार जगत एवं वस्तु जगत में किसने विभाजित किया है? तो देखिए यहाँ पे जो है जो विकल्प है, विकल्प लगे हुए हैं लेकिन आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। ब्रह्मांड को विचार जगत इसी चैप्टर के लगे हुए हैं, वरना किसी भी चैप्टर के लगे हुए आपको निशान नहीं मिलेंगे।
ब्रह्मांड को विचार जगत और वस्तु जगत में किसने विभाजित किया है? प्लेटो ने, हीगल ने, या रूसो ने, या टैगोर ने? तो ये प्लेटो है। तो मैं डायरेक्ट इसमें आंसर आपको बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का प्रबल समर्थक कौन था? तो प्रकृतिवाद का जो प्रबल समर्थक था वो था रूसो। कौन था? रूसो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकृतिवादी कौन था? तो अगर हम प्रकृतिवादी की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका हर्बर्ट। क्या हो जाएगा? हर्बर्ट। प्रकृतिवाद में क्या हो जाएगा? हर्बर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा को केंद्र बिंदु, यानी आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा है, शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो भाई शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होना? शिक्षक है आदर्शवाद के अनुसार, क्योंकि आदर्शवाद के अनुसार क्या था? जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, कौन आदर्शवादी नहीं है? तो भाई सुकरात, प्लेटो, हीगल ये आदर्शवादी हैं, लेकिन जो डूबी है ये जॉन डीवी आदर्शवादी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो प्रकृतिवाद जो है वो करता है मुक्तयात्मक अनुशासन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि प्रयोजनवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो प्रयोजनवाद का जन्म हुआ है अमेरिका में। कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। तो विद्यालय को समाज का लघु रूप कौन मानते हैं? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या मानवतावादी? तो आदर्श विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, ये मानते हैं प्रयोजनवादी। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, प्रोजेक्ट विधि किस विचारधारा की देन है? अगर हम प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो ये प्रयोजनवादी विचारधारा की देन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। तो जो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद की जो शिक्षण विधि है वो करके सीखना भी है, खेल विधि भी है, इसलिए उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगाओ। प्रकृति की ओर लौटो नारा किसने दिया है? तो प्रकृति की ओर लौटो का जो नारा दिया है वो दिया है प्रकृतिवादियों ने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास करता है, यह कथन किसका है? तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है, यह कथन जो है वो विवेकानंद जी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो उद्देश्य में है। किसमें? उद्देश्य में है। देखिए हम बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयोजनवाद सत्य मानता है, किसे मानता है सत्य? वो एक्सपीरियंस यानी अनुभव को सत्य मानता है। प्रयोजनवाद सत्य मानता है किसको? अनुभव को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो प्रयोजनवाद के अनुसार जो शिक्षक है, शिक्षक की भूमिका होती है एक निर्देशक की। ठीक है, आदर्शवाद का समर्थक नहीं है। तो आदर्शवाद के जो समर्थक हैं वो सुकरात हैं, कांट है, प्लेटो है, लेकिन रूसो नहीं है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ये कह रहा है कि आदर्शवादी फ्रोबेल ने शिक्षण में किस विधि को अपनाने पर बल दिया है? तो आदर्शवादी फ्रोबेल की बात करें तो फ्रोबेल ने खेल विधि को अपनाने पर जो है वो बल दिया है। अब देखो यहाँ पे आपका ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। अब जो अगला आपका चैप्टर होगा वो आएगा भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों के विचार। तो भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों के विचार से जो ऑब्जेक्ट बनेंगे, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनेंगे, अब अपने लोग उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। चलिए, आपका अगला जो मोटिवेशनल कोड आपको सुनाने वाले हैं, जिससे कि आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपको जो नेगेटिविटी है ना वो नहीं आपके मन में दौड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, कोड है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो जब तक दोस्तों आपके अंदर आग है ना, तब तक आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, आपके अंदर जुनून बना रहेगा।
और जब आप अपने अंदर आग ही नहीं लगाओगे तो पढ़ोगे क्या फिर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, आपके अंदर जोश जुनून बना रहना चाहिए, क्योंकि आप भविष्य के एक अध्यापक हो। विवेकानंद द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताओ। तो विवेकानंद द्वारा जो स्थापित संस्था है उसका क्या नाम है? ब्रह्म समाज है, रामकृष्ण मिशन है, आर्य समाज है या वेदांत समाज है? तो अगर हम विवेकानंद की बात करें तो रामकृष्ण मिशन है। इस चैप्टर को आप हल्के में मत लेना। इस चैप्टर के जो बहुविकल्प होंगे वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्प होंगे आपके लिए। अगला देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी, तो जो क्या थी? हिंद स्वराज, गीतांजलि या शिक्षा दर्शन? अगर हम टैगोर जी की बात करें तो वो थी गीतांजलि। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा क्या कहलाती है? तो गांधी जी के द्वारा की बात हो रही है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर इसका बता दे रहा हूँ। नई तालीम नहीं होगा, मूल शिक्षा नहीं होगा, बुनियादी शिक्षा। गांधी जी का सीधा सीधा संबंध किससे है? बुनियादी शिक्षा से है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो बुनियादी शिक्षा के जो प्रवर्तक कौन है? ये महात्मा गांधी हैं। बुनियादी शिक्षा जब भी आए बात तो गांधी जी को आप याद करना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो विवेकानंद जी की बात हो रही है और किसी की नहीं हो रही है, कोलकाता, चित्तल या गुजरात? अगर हम विवेकानंद जी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। पहला ऑप्शन सही है। शांति निकेतन की स्थापना, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति निकेतन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की जो स्थापना की है वो की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे देखो, अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, सर की उपाधि प्रदान की गई थी। तो सर की उपाधि प्रदान की गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर राधाकृष्ण, विवेकानंद, गिज्जू भाई या गांधी जी द्वारा? तो देखो जो सर की उपाधि जो प्रदान की गई थी वो की गई थी भाई डॉक्टर राधाकृष्ण के द्वारा। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेसरी एवं फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि के शिक्षण सिद्धांतों के समर्थक थे। गांधी जी, विवेकानंद, गिज्जू भाई या उपयुक्त तीनों? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखो मॉन्टेसरी और फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक थे, ठीक है। तो इनके साथ साथ किसको लोगे? गिज्जू भाई बधेका के लिए। गिज्जू भाई बधेका इनके साथ आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, शिक्षक दिवस किस शिक्षा शास्त्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये तो सबको पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा देखो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला जो क्वेश्चन है इस पर आप स्टार लगाओ भाई। क्वेश्चन कह रहा है, गिज्जू भाई ने कितनी मौलिक पुस्तकें लिखी हैं? 13, 18, 10 या 15? तो आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो गिज्जू भाई ने कितनी मौलिक पुस्तकें लिखी हैं? उन्होंने लिखी हैं दोस्तों 18। कितनी लिखी हैं? 18। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार है। तो क्या आधार है? वेदांत, उपनिषद, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? करेक्ट आंसर यहाँ पे चुनना है। विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार है वो है वेदांत। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दर्शन में छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है? क्या है? इतिहास, भूगोल, हस्तकला या फिर उपयुक्त तीनों? करेक्ट आंसर आपको बताना है। गांधी जी ने हस्तकला पे जोर दिया है, ठीक है। हस्तकला पे जोर दिया है किसने? गांधी जी ने। अब देखो दिवा स्वप्न आ गया, तो दिवा स्वप्न पे आप स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन भाई 100% बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिवा स्वप्न जब भी पुस्तक के लेखक के नाम आए तो आपके मन में गिज्जू भाई बधेका का नाम आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? पांडिचेरी की बात हो रही है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे या अरविंद घोष? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री अरविंद घोष, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। द रिपब्लिक और द लास्ट
के लेखक हैं कौन हैं? फ्रोबेल, प्लेटो, रूसो या फिर अरस्तु? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये द रिपब्लिक किसकी है? प्लेटो की है। और द लास्ट भी किसकी है? प्लेटो की है। अगला क्वेश्चन देखो, प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा है, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? ईश्वर को जानना, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता के गुणों का विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बिल्कुल सभी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन है यहाँ पे। प्लेटो के अनुसार ईश्वर को जानना भी था, व्यक्तित्व का विकास करना भी था और नागरिकों के गुणों का भी विकास करना था। ठीक है, चलो चलते हैं अपने लोग आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ भाई। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। प्रकृति की ओर लौटो, यह कथन किसका है? रूसो का है, प्लेटो का है या फिर अरस्तु का है या फिर फ्रोबेल का है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। प्रकृति की ओर लौटो जब की बात हो तो आपका आंसर रूसो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसो का जन्म कब हुआ था? तो भाई रूसो का जो जन्म है वो कब हुआ था? 20 जून सन 1711, 28 जून 1712, 26 जून 1712, 24 जून 1713। करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 जून सन 1712। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एमिल के लेखक हैं। तो एमिल के लेखक कौन हैं? रूसो, प्लेटो, अरस्तु या फिर फ्रोबेल? एमिल के लेखक कौन है? रूसो, प्लेटो, अरस्तु या फिर फ्रोबेल? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये भी आपको याद होगा भाई, कौन है एमिल के? रूसो हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, बच्चे को अकेला छोड़ो, उसको प्राकृतिक मानव बनने दो, सभ्य मानव बनाने की चिंता ना करो। यह तर्क किसका है? अरस्तु का, प्लेटो का, रूसो का या फ्रोबेल का? तो ये किसका है? ये रूसो का है। अगला क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ भाई। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु है, ड्यूबी है, रूसो है या फ्रोबेल है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूबी। द स्कूल एंड सोसाइटी कौन है? ड्यूबी है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना फ्रोबेल ने कब की थी? 1839, 1837, 1849, 1835? तो ये 1839 की बात है। प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना फ्रोबेल ने 1839 में की थी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कब हुआ था? 21 अगस्त सन 1875 में, 31 अगस्त सन 1876 में, 31 अगस्त सन 1870 में या फिर इनमें से कोई नहीं? 23 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा 31 अगस्त सन 1870 में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड। ए डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। मॉन्टेसरी है, ड्यूबी है, डार्विन है या फ्रोबेल है? इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मॉन्टेसरी। अगला क्वेश्चन देखो, 24 और 25। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी ने ज्ञानेंद्रियों को कितने भागों में विभाजित किया? 4, 5, 9 या फिर 7? इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा क्या? 5। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया था? संवाद, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान या इनमें से कोई नहीं? अब देखो प्लेटो की बात हो रही है तो आपको याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए? प्लेटो ने संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान, इनमें से सभी तीनों करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? तो उन्होंने संवाद विधि का भी, प्रश्नोत्तर का भी और व्याख्यान का भी। इसलिए 26 का क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया था? दंडात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन या मुक्त्यात्मक अनुशासन? तो प्लेटो की जब बात हो तो आपको होगा याद, इसने किसकी कही है? दंडात्मक अनुशासन की बात की है। दंडात्मक अनुशासन को समर्थन किया।
ड्यूबी के अनुसार शिक्षक है, एक बाधा है, विशेष विशेषज्ञ है, कुशल तक्षक है, एक आदर्श है। तो क्या है डीबी के अनुसार? डीबी के अनुसार भाई ये कुशल तक्षक है, कुशल तक्षक। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बालघर से तात्पर्य है। बालघर से क्या तात्पर्य है? विद्यालय, घर, उद्यान या फिर दुकान। तो देखो, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बालघर से जो तात्पर्य है, इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यालय। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है? प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से मंदित, विकलांग बालक या समस्यात्मक बालक। अगर हम इनके करेक्ट आंसर की बात करें तो जो मॉन्टेसरी है, मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से मानसिक रूप से मंदित बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है। फ्रोबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? यहाँ पे उपयोगी की बात नहीं हो रही है, बल्कि अनुपयोगी की बात हो रही है। किसके अनुसार? फ्रोबेल के अनुसार। अगर हम फ्रोबेल के अनुसार की करेक्ट बात करें तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, गत्यात्मक खेल, समूहगान, एकाकी नृत्य और उपहारों का प्रयोग। तो एकाकी नृत्य करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? बच्चों का घर है, बच्चों का खेल स्थान है, बाल उद्यान है या फिर दुकान है। क्वेश्चन नंबर 32, किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? बाल उद्यान, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ड्यूबी की रचना नहीं है? तो ड्यूबी की रचना कौन सी नहीं है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ वी थिंक, या डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी। तो ड्यूबी की रचना नहीं है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? तो कौन सी रचना रूसो की नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। दी लॉज और दी न्यू हाइलाइज, एमिल, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो की है, एमिल जो है वो रूसो की है, दी न्यू हाइलाइज ये भी रूसो की है, लेकिन दी लॉज ये रूसो की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। तो यह कथन किसका है? जॉन डीवी का है, रूसो का है, फ्रोबेल का है या मॉन्टेसरी का है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये फ्रोबेल का है। किसका हो जाएगा? फ्रोबेल का। मारिया मॉन्टेसरी भारत आई, कब आई? 1909 में, 1919 में, 1929 में, 1939 में। तो एक आंसर बिल्कुल सही है, सही वाला चुनना है। तो जो मारिया मॉन्टेसरी है ये भारत आई है 1939 में, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है भाई? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो जब भी त्रिमुखी प्रक्रिया की बात आए तो जॉन डीवी का नाम आना चाहिए, और जब द्विमुखी का प्रक्रिया की बात आए तो नाम एडम्स का आना चाहिए। अगला है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता। तो किंडरगार्टन की जहाँ पे भी बात आए तो फ्रोबेल का नाम आना चाहिए। किसका? फ्रोबेल का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब भी ये कथन की बात हो तो आपके दिमाग में अरस्तु आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन किसका है? रूसो का है, एडम का है, नन का है या अरस्तु का है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। बालक का मस्तिष्क जो होता है वो कोरी स्लेट की तरह बताया है किसने? ये रूसो ने बताया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रोबेल ने शिक्षण पद्धतियों की किस बात पर बल दिया है? गीत पर, गति पर, रचना पर या उपरोक्त सभी पर? तो फ्रोबेल ने भाई गीत, गति और रचना तीनों पे बल दिया है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई पेस्टोलॉजी द्वारा, मॉन्टेसरी द्वारा, ड्यूबी द्वारा या चौथा ऑप्शन है फ्रोबेल द्वारा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, फ्रोबेल द्वारा।
यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, वो फ्रोबेल के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मारिया मॉन्टेसरी का शिक्षण प्रभावित है मूक बधिर बच्चों से, मंदबुद्धि बच्चों से, या दिव्यांग बच्चों से, या उपयुक्त सभी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी मारिया मॉन्टेसरी का जो शिक्षण प्रभावित है वो है मूक बधिर बच्चों से, मंदबुद्धि बच्चों से और दिव्यांग बच्चों से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक। इस पे आप स्टार लगाओ, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। पर्सनालिटी पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? कार्ल मार्क्स हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, या महात्मा गांधी हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर हैं पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन देखो, शाब्दिक संस्था के अंतर्गत आता है, सविधिक संस्था के अंतर्गत आता है। क्या आता है भाई? घर आता है, परिवार आता है, विद्यालय आता है, या समाज आता है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, 46वां क्वेश्चन। बालकों के गांधी कौन कहा जाता है? तो बालकों के गांधी की जब जब बात आए तो आपको याद होना चाहिए गिज्जू भाई बधेका को नाम आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर गिज्जू भाई बधेका? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिज्जू भाई बधेका। यानी प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा किसके द्वारा लिखी गई है? गिज्जू भाई बधेका के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है। तो जब भी फ्रोबेल की चर्चा हो तो आपका देखो क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए आप, किंडरगार्टन, बाल उद्यान, हस्तकला, या फिल्म प्रोजेक्ट। तो फ्रोबेल की जब भी चर्चा हो तो किंडरगार्टन आएगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स, रूसो, महात्मा गांधी, या रविंद्रनाथ टैगोर? तो शिक्षा में जब प्रयोजनवाद के जन्मदाता की बात आएगी तो कौन हो जाएगा? विलियम जेम्स हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। तो यह कथन है, यह कथन किसका है? गांधी जी का, टैगोर का, गिज्जू भाई बधेका का, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का? किसका है? करेक्ट बताइए आप। तो यह हो जाएगा टैगोर का। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। तो यह किसका है? यह रविंद्रनाथ टैगोर का है। चलो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 पे भी स्टार लगा हुआ, बेहतरीन क्वेश्चन है। गिज्जू भाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी है बाल देवो भवा, बालक ही भावी नागरिक है, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ हैं। तो करेक्ट जो आंसर है बाल देवो भवा, बाल देवो भाव। ये जो कथन है, ये जो संज्ञा दी है बालकों को किसने? बधेका जी ने। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अगला क्वेश्चन है कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया जाता है या विभाजित किया है मॉन्टेसरी ने, फ्रोबेल ने, डाल्टन ने, या रूसो ने? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉन्टेसरी। क्या हो जाएगा? मॉन्टेसरी। पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। क्लियर? तो आपका ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। अगला जो हमारा जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा देखिए शिक्षा एवं समाज। तो शिक्षा एवं समाज के जितने भी विकल्प होंगे वो हम आगे इसमें कवर करेंगे। ठीक है? तो आपको बताना चाहेंगे कि आप देखिए वीडियो को लाइक नहीं करा आपने, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है? चलिए आपको अब इसी बात पे एक मोटिवेशनल कोट भी सुनाते हैं जिससे कि आपको नींद ना आए और आपका मन पढ़ाई में लगा रहे। ठीक है? तो देखिए अगला जो मोटिवेशनल कोट है वो है लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और करो इस बार टॉप कहानी उसे कहते हैं। तो इस बार 95+90 लाके आपको अपने कॉलेज में या आप अपने प्रदेश में क्या करना है? आपको टॉप करना है। ठीक है? चलो अब चलते हैं, इस चैप्टर को भी देखते हैं। चैप्टर का क्या नाम था? चैप्टर का नाम था शिक्षा और समाज। तो इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखिए।
पहला क्वेश्चन है सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? काम्टे हैं, स्पेंसर है, कार्ल मार्क्स है या मैकाइवर एवं फेज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? सोशल चेंज ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन हैं? डॉक्टर एम एन श्रीनिवासन, राधाकृष्णन, विवेकानंद या ओटावे? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे सोशल चेंज ऑफ मॉडर्न इंडिया ये हो जाएगा डॉक्टर एम एन श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। यह तर्क है। अरस्तु का है, प्लेटो का है या H.W. जोरवाक का है या K.D. डेविस का है? तो यह है K. डेविस का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अंग्रेजी भाषा में समुदाय को क्या कहते हैं? कम्युनिटी, कम्युनिस्ट या यह दोनों या कोई नहीं? तो अंग्रेजी में समुदाय को क्या कहते हैं? हम कम्युनिटी कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के योग से हुई है। विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, विद धन आलय। पहला है विद धन आलय, दूसरा है विद्या धन आलय, तीसरा जो विकल्प है बी धन ध्यालय, चौथा है विद्या धन लय। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो हमारा हो जाएगा विद्या धन आलय। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है शिक्षा सामाजिक क्रांति की वाहक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? थोड़ा सा जूम करते हैं, आपको क्लियर दिखाई देगा। डॉक्टर उमराव सिंह, सोरोकिन, शिक्षा आयोग, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो शिक्षा सामाजिक क्रांति की वाहक है, ये कथन जो है वो शिक्षा आयोग का है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक संरचना तथा उसके कार्यों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ये कथन है। तो ये कथन क्या है? सर जोन्स है, जॉन डीवी है, किंग्सले डेविस है या मैकाइवर एंड पेज है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका किंग्सले डेविस। क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंतर्गत क्या आता है? समाचार पत्र आते हैं, कंप्यूटर आते हैं, पत्रिकाएँ आती हैं और साहित्यिक पुस्तकें आती हैं। तो क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या आता है? रेडियो, इंटरनेट, दूरदर्शन या समाचार पत्र? तो प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र आएगा। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या आएगा? समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है शिशु की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। तो शिशु की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? राज्य, परिवार, समाज या समुदाय? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो शिशु की जो प्रथम पाठशाला कहा जाता है वो परिवार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3 या 4? करेक्ट आंसर है हमारा वो हो जाएगा 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है समाज का आशय केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं, समूह में रहने वाले व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध हैं उन संबंधों के संगठित स्वरूप से है, यह कथन है। तो यह कथन क्या है? राइट है, राइट के द्वारा है या जॉन डीवी या किंग्सले डेविस या मैकाइवर एंड पेज? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, ये राइट का है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का पुंज है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधित होते हैं। तो यह कथन किसका है? राइट का है या गिडिंग्स का है या किंग्सले डेविस का है या मैकाइवर एंड पेज का है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये गिडिंग्स का है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। तो परिवार के द्वारा बालकों को क्या प्राप्त होती है? जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है भाई अभिभावक सम्मेलन, माँ बेटी मेला एवं शिक्षा समिति की बैठकों के आयोजन का उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य होता है? मनोरंजन, बी ऑप्शन है क्रय विक्रय की प्रक्रिया की जानकारी, सी है समाज को विद्यालय से जोड़ना और डी है विद्यालय की भव्यता का प्रदर्शन। तो ये है समाज को विद्यालय से जोड़ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप समझो।
देखो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भाई, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें संगोत्तरता के संबंध होते हैं और जो एक दूसरे के संबंधी होते हैं। यह कथन किसका है? राइट का है, गिडिंग्स का है, या किंग्सले डेविस का है, या ओटावेव का है? एक ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट वाला आपको बताना है। ठीक है, अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इस चैप्टर को भी हमने समाप्त कर लिया। अब जो अगला जो चैप्टर आएगा हमारा, अगला चैप्टर का नाम है देखिए उभरते समाज के मुद्दे। तो उभरते समाज के मुद्दे जो चैप्टर है इसके भी हम विकल्पों को आराम से अब आगे चल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। देखो ये क्वेश्चन इस चैप्टर के आपके लग गए। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। चलिए फिर से आपके लिए मोटिवेशनल कोट सुनाते हैं। देखो, क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन के मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। तो दोस्तों आपको शिक्षक बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप मेहनत करना मत रुकिए। ठीक है, रुकना नहीं है, आपको मेहनत लगातार कंटिन्यू रखनी है, करते रहना है, पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। यूनिवर्सलाइजेशन का अर्थ है सार्वभौमिकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सार्वभौमिकरण हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बाल श्रम के क्या कारण हैं? गरीबी है, अशिक्षा है, जनसंख्या वृद्धि है, उपरोक्त सभी है। तो बाल श्रम का कारण गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, ये कथन है। किसका है? काका कालेलकर। बी ऑप्शन है के.एम. पन्नीकर, सी ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश नाथ और डी ऑप्शन है जी.एस. घूरमे। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा के.एम. पन्नीकर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जातिवाद का दुष्परिणाम है। जातिवाद का दुष्परिणाम क्या है? औद्योगिकरण है, राजनीति है, नैतिक पतन है, या वैवाहिक प्रतिबंध है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो देखो नैतिक पतन हो जाएगा यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन है जो नैतिक पतन, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, संप्रदायवाद अपने ही जाति समूह के प्रति ना कि समग्र समाज के प्रति निष्ठा की भावना है, ये कथन किसका है? एडम हाउस डिक्शनरी का है, स्मिथ का है, जी.एस. घूरमे का है, या डॉक्टर कैलाश नाथ का है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर आपको चुनना है, ये हो जाएगा रेडम हाउस डिक्शनरी। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिकता के कारण क्या हैं? तो सांप्रदायिकता के कारण क्या है? जाति व्यवस्था है, मनोवैज्ञानिक कारण है, सांप्रदायिक संगठन है, या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके साथ स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो कोठारी आयोग की डायरेक्टली आपको डेट याद रखनी है। कोठारी आयोग है, इसका जो गठन हुआ है वो 1964 में हुआ है। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? 1964 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की गई कब? 1987, 1972, 1980, 1990। तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई है? 1987। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का जो अधिकार अधिनियम है कब घोषित हुआ? 2002 में, 2009 में, 2005 में, 2011 में। ये क्वेश्चन स्टार लगाओ इस पर भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये देखिए 2009 की बात है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है आर्थिक क्रियाकलाप, शिक्षा, महामारी, या शोध। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो हो जाएगा शिक्षा। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय क्या है? शिक्षा। जातिवाद का उद्गम स्रोत है, क्या है? जाति है, धर्म है, व्यवसाय है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जातिवाद का जो उद्गम स्रोत है वो जाति है, पहला ऑप्शन। मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ हुआ कब से? 2000 से, 2002 से, 2001 से, 1995 से। तो जो करेक्ट आंसर है इसका क्या हो जाएगा? 1995। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13।
अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है समाज सुधार, प्रचार प्रसार, शिक्षा, मीडिया। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो सांप्रदायिक उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका जो अदा कर सकता है वो है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है किसका? अभिभावक का, समाज का, शिक्षकों का या राष्ट्र का? करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका शिक्षकों का, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15-16। 6 से 14 वयस्क के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने से तात्पर्य है, क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूर्ण करना। बी ऑप्शन है बच्चों में ह्रास की दर को कम करना। सी है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। और डी ऑप्शन है शिक्षा की अवरोध दर को कम करना। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बच्चे को एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रोका जाना क्या कहलाएगा? ह्रास कहलाएगा, अवरोधन होगा, या अनुपस्थिति होगी, या धारण होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्रास। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकने के उपाय बताना। बी ऑप्शन है प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना। सी ऑप्शन है एड्स नियंत्रण करना। डी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2009। स्टार लगाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता एवं निरक्षरता गंभीर समस्या है, किसकी है? प्रौढ़ों की है, बालिकाओं की है, बालकों की है, या दिव्यांगों की है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, रूढ़िवादिता और निरक्षरता जो गंभीर समस्या है वो प्रौढ़ों की है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। अब अपने लोग अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, आपका देखिए बिल्कुल भी हमने समय जो है आपका बर्बाद नहीं किया है। पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बने रहिए। कंप्लीट इस सब्जेक्ट को अपने लोग इस वीडियो में करेंगे। तो जो अगला जो चैप्टर होगा वो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपके लिए एक फिर से हम मोटिवेशनल कोट सुनाते हैं, बिंदास वाला। ठीक है, चलिए अगला जो मोटिवेशनल कोड है आपके लिए वो है, ठुकरा दिया था जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया था जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे समय लेकर। तो दोस्तों बिल्कुल आपको ऐसा ही समय का इंतज़ार है और ऐसा ही समय लेकर आना है। तो ऐसा समय कब आएगा? जब आप संघर्ष करोगे, जब आप अच्छे से तैयारी करोगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। सारे के सारे ऑप्शन में आपके इस चैप्टर के जो 15 मार्क्स हैं वो 15 मार्क्स आपके क्लियर करा के भेजूँगा आपके लिए। और प्रीवियस ईयर के इसमें 3 पेपर के क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जहां से आप देखोगे कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन याद हो चुके होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस चैप्टर को भी जल्दी से करेंगे समाप्त। पर्यावरण या वातावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है, परिधन आवरण और प्राधन आवरण, पारिधन आवरण। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिधन आवरण। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, प्रदूषण शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? पॉल्यूशन, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रदूषण शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? पॉल्यूशन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है, ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है तांसले, बी ऑप्शन है गिरबर्ट, सी है E.G. रॉस और डी ऑप्शन है अनास्टोसी। करेक्ट आंसर आपको किसका है? रॉस का है। इस पे आप स्टार लगाओ, ये बेहतरीन वाला कथन है। पर्यावरण वह एक बाहरी शक्ति है या पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है।
तो ये देखो आपका उसमें भी काम आएगा, सामाजिक अध्ययन में भी काम आएगा ये कथन। ओजोन क्षरण से संबंधित वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में, 1972 में, 1992 में या 1980 में? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो जो ओजोन क्षरण से संबंधित जो वियना सम्मेलन है ये 1985 की बात है। कब की? 1985 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन हुआ सितंबर 1992, दिसंबर 1990, सितंबर 1990 या फिर नवंबर 1990? राष्ट्रीय जल बोर्ड के गठन की बात करें तो ये सितंबर 1990 की बात है, सितंबर 1990। अगला है, आईपीसीसी की पूरी रिपोर्ट कब जारी हुई? 20 सितंबर 2013, 30 अक्टूबर 2013, 30 सितंबर 2013 या फिर 30 सितंबर 2014? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, यहाँ पे हो जाएगा 30 सितंबर 2013। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पृथ्वी का लगभग कितना धरातल पानी से आच्छादित है? 73%, 71%, 76 और 78? इसका तो आंसर आपको रटा हुआ होगा। 71%। पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार हैं तो वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, उपयुक्त तीनों हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको याद है। चलो 9वां 10वां देखते हैं। लवणीय जल कुल जल का लगभग है, कितने परसेंट है? 3%, 4%, 5% या 6%? तो ये भी क्वेश्चन आपको याद है। लवणीय जल का कुल प्रतिशत 3% है। पृथ्वी पर जल का प्रमुख स्रोत क्या है? तालाब है, नदी है, वर्षा है, कुआं है? तो आपको पता है पृथ्वी पर जल का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? वर्षा है। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। जल संचयन की आधुनिक विधि है, तो जल संचयन की आधुनिक विधि कौन सी है? निगोरिम गड्ढा विधि है, सीढ़ीदार खेत विधि है, या ट्रैपीजोडियल बांध विधि है, या उपयुक्त तीनों हैं? तो उपयुक्त तीनों वाला विकल्प सही है। डीडी ज्ञान दर्शन की शुरुआत कब हुई है? 1997, 1998, 2001, 2000? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। डीडी ज्ञान दर्शन की जो शुरुआत है 1997 में हुई है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत की पहली संवाद बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भैया ये भी याद रखना, इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आलम आरा। भारत की पहली संवाद बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 1990, 1992, 1996, 2001? तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1992, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है। कब हुआ है? 1992 में हुआ है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं। तो वैश्वीकरण के क्या उद्देश्य हैं? उदारीकरण, निजीकरण, संतुलित विकास या उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी वैश्वीकरण के जो उद्देश्य हैं वो उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, संतुलित विकास भी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। भूमंडलीय ताप वृद्धि में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन? तो ताप वृद्धि की बात हो रही है, करेक्ट आंसर आपको चुनना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, यानी CO2। अगला क्वेश्चन देखो। परिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गति कारक क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सुविधाएं, रोजगार में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तेजी के साथ जनसंख्या की वृद्धि होना। अगला है, जल संरक्षण की बिरडा पद्धति प्रचलित है, किस राज्य से है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गुजरात। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई, कब की गई? 1970, 1975, 1985, 1990? अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1985 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई है 1985। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदूषक नहीं है? जो नहीं है वो आपको
बताना है। जल प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सामाजिक प्रदूषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, 21 देखिए, 21-22। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या सौर ऊर्जा है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो प्राकृतिक गैस है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन क्या है? प्राकृतिक गैस है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो आप। वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक समानता, मानव कल्याण के लिए किए गए विश्व स्तरीय प्रयास भूमंडलीकरण कहलाता है। यह कथन किसका है? एस के दुबे का है, टी के राघवन का है, आर के शर्मा का है या के मनस्वी का है? किसका है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये है आर के शर्मा का। नेक्स्ट है उदारीकरण, आर्थिक विकास एवं निजीकरण के सामंजस्य की विश्व स्तरीय प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये देखिए, मनस्वी हैं, एस के दुबे हैं, तांसले हैं या सुमरी है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर के साथ जाएंगे हम, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26। भारतीय भूमि की समस्याएं क्या हैं? मृदा अपरदन है, उर्वरता में कमी है, बंजर भूमि है, उपयुक्त सभी है। तो भारतीय भूमि की भाई समस्याएं तो सभी हैं, सभी सही है। मृदा अपरदन भी है, उर्वरता में कमी भी है, बंजर भूमि भी है, उपरोक्त डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980, 1982, 1986, 1988। करेक्ट आंसर बताना है। तो ये 1986 की बात है। अगला है जनसंचार का यांत्रिक साधन क्या है? टेलीविज़न है, टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर है, उपरोक्त सभी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी जनसंचार का जो यांत्रिक साधन है वो टेलीविज़न है, टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर, उपयुक्त सभी। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इस चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया और जो हमारा अगला चैप्टर आएगा, अगला चैप्टर का भी हम आपको नाम बताते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है शिक्षा एवं मूल। क्या है? शिक्षा एवं मूल। तो शिक्षा एवं मूल से जितने भी विकल्प बने हैं या बनने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, इसको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। चलिए, इससे पहले भी हमने आपको मोटिवेशनल कोट तो सुना ही चुके हैं और ये चैप्टर को शुरू करने से पहले भी आपको मोटिवेशनल कोट एक सुनाते हैं। ठीक है। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। आपके लिए आज पूरे के पूरे 15 मार्क्स में इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है बेलूर शब्द किस भाषा का शब्द है? आंग्ल भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, ग्रीक भाषा का है या लैटिन भाषा का है? करेक्ट आंसर हमारा लैटिन भाषा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है डेमोस शब्द, डेमोस का अर्थ क्या है? शासन है, शक्ति है, राजनीति है, शासन व्यवस्था है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डेमोस का अर्थ है शक्ति। क्या है? शक्ति। अगला है मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह कथन किसका है? तो इस कथन पे आप स्टार लगाओ भैया, ये तो इम्पोर्टेंट है। ये किसका है? ये आगमन का है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जनतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है, तो यह कथन किसका है? यह डायसी का है, सीले का है, पेस्टोलॉजी या किल्पैट्रिक? तो जनतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है, तो यह कथन सीले का है। सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है समाज शिक्षकों से भरा हुआ है, समाज शिक्षकों से भरा हुआ है, यह सब जानबूझकर और चेतन व अचेतन रूप में व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर, ओटावे, महात्मा गांधी या शेक्सपियर? क्लियर आंसर आपको बताना है। यह हो जाएगा ओटावे। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है विद्यालय को कहा जाता है लघु समाज, विस्तृत समाज, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो विद्यालय को लघु समाज कहा जाता है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है?
तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की जो पुस्तक है वो है जॉन डीबी। जॉन डीबी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा नामक प्रपत्र कब प्रकाशित किया? 1972, 73, 74 या 75? तो ये 1974 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र युग में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? व्यक्तित्व का विकास, जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, नेतृत्व के लिए शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका भी है आंसर बिल्कुल सरल सा है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं, परिवार है, राज्य है, समुदाय है, उपयुक्त सभी। तो भैया अनौपचारिक परिवार में भी मिलती है शिक्षा, राज्य में भी, समुदाय में, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जनतांत्रिक शिक्षा के पहलू क्या हैं? विद्यालय है, बालक है, पाठचर्या है, उपयुक्त सभी है। तो इसका भी बिल्कुल सिंपल आंसर है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। शिक्षा मूल जो है, मूल शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है, पहला ऑप्शन है जिसमें मूल्यों पर बल दिया जाता है, बी ऑप्शन है जिसमें मूल्यों पर संगठन किया जाता है, सी ऑप्शन है जिसमें मूल्यों का विभेदीकरण किया जाता है, और डी ऑप्शन है जिसमें मूल्यों के संकलन पर बल दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें मूल्यों पर बल दिया जाता है। मूल शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें मूल्यों पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके भाई डायरेक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पारंसस हैं, या फिर जिम्मरमैन है, या जर्मन है, या फिर अर्बन है। तो नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट पुस्तक के हैं ये जर्मन है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकीकरण एक भावना है। राष्ट्रीय एकीकरण एक भावना है जो देश के नागरिकों को बांधती है। ये कथन है पारंसस का है, या जिम्बरमैन का है, या डोरोथी थॉमसन का है, या हेदरिंगटन का है? करेक्ट आंसर आपको चुनना है, ये डोरोथी थॉमसन का है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मूल वे आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यह कथन किसका है? जर्मन का है, जॉन जे कैन का है, डोरोथी थॉमसन का है, या हेदरिंगटन का है? तो ये जॉन जे केन का है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, अपने धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता है, और जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता भी है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि समाजवादी व्यवस्था में सर्वोपरि स्थान मिला है। तो समाजवादी व्यवस्था में जो सर्वोपरि स्थान मिला है वो किसे? 4 ऑप्शन है, समाज में रहने की स्वतंत्रता को, व्यक्ति की स्वतंत्रता को, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता को, सुख सुविधा प्राप्त करने की स्वतंत्रता को। तो समाज में रहने की स्वतंत्रता को पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, धर्म है एक। तो धर्म एक क्या है? पंथ है, बी ऑप्शन है व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाने का साधन है, सी है संप्रदाय है, और डी है भक्ति है। करेक्ट आंसर बताना है। देखो व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाने का क्या है? एक साधन है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो ये कब हुआ है भाई? आपको याद है ये 2009, मैं कितनी बार इसमें बता चुका हूँ वीडियो में, ये तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आया है। तो इस प्रकार से जो आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा था उसके सभी टॉपिक के ऑब्जेक्ट हमने इस टाइम कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आगे के जो हम टॉपिक देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। वो हम इसलिए सॉल्व करके करेंगे क्योंकि अब हम उसमें ये देखेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्ट पढ़े हैं क्या उनके अनुसार पेपर हमसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं
मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई किस ईयर का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, 2000 के बाद 2017 का करेंगे और 2017 के बाद हम करेंगे सीधे वीडियो को समाप्त। तो 2 सेट आप लगा लीजिए, ठीक है। तो चलिए, सेट लगाने से पहले फिर से आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट सुनाते हैं अच्छा सा। तो मोटिवेशनल जो कोट है वो है, देखिए, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। तो दोस्तों चलिए, अब हम इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आपके लिए भाई टेस्ट सीरीज लगाते हैं जो PYQ है। तो देखो दिवासुपन, अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या हमने पढ़ा था, हमसे क्वेश्चन भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। दिवासुपन पुस्तक गिज्जू भाई बदेखा की क्वेश्चन बना। निश्चित समय में कौन अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। तो अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता, ज्ञान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्रता होती है, उपरोक्त सभी। देखो 2 क्वेश्चन हमारे याद किए हुए फंसे हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो हिंदी, ये भी हमारा पढ़ा हुआ फंसा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो जॉन डेवी, ये भी क्वेश्चन हमारा फंसा पड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी हमारा पड़ा हुआ फंसा। अगला देखो, दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा था दूरवर्ती शिक्षा को पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं, उपयुक्त सभी फंसा। अगला क्वेश्चन देखो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे। अब शिक्षण के 3 बिंदु कौन है। बालक है, अध्यापक है, बालक है और पाठ्यक्रम है, ये भी फंस गया आपका। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है कौन। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां बना देती हैं, तो ये भी आपका पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। तो ये कथन किसका है। तो ये कथन आपको बताना है, ये कथन किसका है, ये कथन फ्रोबेल जी का है। अगला क्वेश्चन देखो, मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई, ये आपको बताना है। तो मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई है, 1939 में। करेक्ट आंसर है। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक जो उत्तरदायित्व होता है वो किसका होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, वो शिक्षकों का होता है। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, 12वां 13वां 14वां 15वां। अगला देखो, शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर चुनना है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है, 4 ऑप्शन है। छात्रों को पढ़ाने की प्रेरणा हेतु, छात्र को भटकाने से बचाने हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, क्या होती है, जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा। तो ये भी क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है। देखिए 15वां, वैदिक कालीन जो शिक्षा है कि जीवन दर्शन किस पर आधारित है। तो वैदिक कालीन की यानी गुरुकुल की बात हो रही है, तो ये आदर्शवाद पे आधारित है, ये भी आपका क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए आपने 2016 का भी पेपर सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से 2016 के साथ साथ में जल्दी से हम 2017 का भी पेपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। चलिए अगला जो आपका मोटिवेशनल कोट है वो भी आपको सुनाते हैं। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है भाई, संघर्ष करिए आप। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। तो किस क्षेत्र में है, उद्देश्य में है, ये भी हमने आपको कराया है अभी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, राम मूर्ति समिति क्यों गठित की गई। तो राम मूर्ति समिति क्यों गठित की गई है,
ये की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो राधा कृष्ण की बात हो, जब मैंने आपसे कहा था जब भी राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियों की बात हो तो आपको उच्च शिक्षा याद आना चाहिए, तो ये भी आपको कराया है। वुड का आज्ञा पत्र, तो वुड का आज्ञा पत्र मैंने आपको कब बताया था? ये बताया था 1854। कब? 19 जुलाई 1854। मैंने कहा था 19 जुलाई आपको याद रहना चाहिए। निस्यंदन सिद्धांत मैंने खूब बताया आपको, मैकाले की बात हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, सारे के सारे क्वेश्चन आप बना ले जाओगे, कोई भी समस्या आपको अब नहीं होने वाली है। ये वीडियो अगर आपने एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम से 2 से 4 बार देख ली, 2 से 4 बार देख ली, तो ये समझो 15 ऑब्जेक्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। यहीं से आपके अति लघु भी क्वेश्चन बनेंगे, तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। 20 से 25 मार्क्स ये वीडियो आपको दे के जाएगी। तो आप जो फ्री टाइम रहा करें, शाम को सोते समय या फिर जब आपका एंजॉय करने का समय हुआ करे, तो आप इस वीडियो को देख लिया करें। 2 से 4 बार आप देखना, आपको सारे क्वेश्चन रट जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो ये भी आपको याद है, कब किया था? 1835 में। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार जो था वो क्या था? वैदिक शिक्षा का उपनयन संस्कार, ये भी बताया था। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, कहाँ से होती है प्रारंभिक शिक्षा? ये भी आपको बताया, बाल व्यवस्था से होती है, बाल्यावस्था। देखो ये भी मैंने आपको कथन बताया था और मैंने आपको इम्पोर्टेंट निशान भी लगवाया था। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो ये अरस्तु हैं इसके कथन के लेखक। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये भी मैंने आपको बताया। भाई शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामूहिक विकास है, यानी सर्वांगीण विकास करना है बच्चे का। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया, बालक मस्तिष्क कोरी स्लेट है, ये कथन किसका है? तो मैंने आपको बताया था ये किसका है? रूसो का है। नेक्स्ट है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो ये भी मैं क्वेश्चन आपको बताया था, क्या था? अरबी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, तो जो वैदिक कालीन जो शिक्षा संबंधित है वो किससे है? वो वेदों से है, ये भी क्वेश्चन कराया है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, कौन है? फ्रोबेल हैं, ये भी मैंने आपको कराया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो है पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री के आश्रम की स्थापना हुई है? तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, अरविंद घोष, डी ऑप्शन। तो दोस्तों जो आपका द्वितीय सेमेस्टर है ये डीएलएड का, इसमें देखिए जो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है, इसका मैंने जो ऑब्जेक्ट है और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2 बिल्कुल कंप्लीट किए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया है, समझाया है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, इसी तरीके के सभी सब्जेक्ट के वीडियो मेरे चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे एग्जाम से पहले। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल देखना ना भूलिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।